और बात आजमगढ़ की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है। अब की बार आजमगढ़ में सपा कांग्रेस सत्ता से बाहर। पीएम ने कहा है आजमगढ़ में खत्म हुआ अपराध, देश में कांग्रेस सपा ने किया मुस्लिम तुष्टीकरण। पिछले 10 साल में आजमगढ़ का चौमुखी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में संबोधित करते हुए कहा। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राज में आजमगढ़ में रात 8 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था। बीजेपी शासन में आजमगढ़ को विकास की सौगात मिली और आजमगढ़ अपनी धुरी पर लौटा। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। वहीं आपको बताएं कि आजमगढ़ मुस्लिम यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम और यादव यानी MY फैक्टर चलता है और यही वजह है कि आजमगढ़ को लेकर पीएम मोदी ने चुनावों की घोषणा में पहले भी चुनावी रैली की थी और अब एक बार फिर यहाँ मुस्लिम यादव और दलितों को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। सपा के पाए लागी तो चित्र लेके आए हैं वो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा गढ़ कहा जा सकता है पूर्वांचल का आजमगढ़, जहां पर संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी यहां पर काफी स्ट्रांग कही जाती है। हालांकि पिछली बार निरहुआ यहां से जीत गए थे। आलोक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, प्रधानमंत्री संविधान की बात कर रहे हैं, उस MY समीकरण की बात कर रहे हैं आजमगढ़ में जाकर, जिसके ऊपर बहुत लंबे समय तक, अगर बिहार की बात करें तो राजद ने वहां पर सत्ता का स्वाद चखा और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अपने को स्ट्रांग बनाए रखा। प्रधानमंत्री के तेवर क्या कहते हैं यहां पर? देखिए, मेरा जो मानना है, आप सहमत हो असहमत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं उनका एक एजेंडा है कि ये जाति वाला जो है या धर्म के आधार पर जो मुस्लिमों को होता है या किसी समुदाय के लिए जब कहते हैं, उसको मुझे तोड़ना है। और उसके लिए वो खुल करके बोलते हैं, काम करते हैं। उनका कहना है सबके लिए। और मुझे लगता है आजमगढ़, एक लाइन में बताऊं जब जोड़ूंगा, आजमगढ़ शूटर का बड़ा भारी, मुंबई के बड़े बड़े जो माफिया हैं इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम वगैरह इस तरह के, उनको भी यहीं से शूटर जाते थे। इसलिए ये इस इलाके में जो पहले से स्थितियां बदली है, कम से कम ये माने कि ठीक है, योगी जी को उसका श्रेय मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी के बिना तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आप आजमगढ़ में विकास को उसी गति से न बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां इस तरह का जो कहा सिंह यादव के समय में आजमगढ़ हम जाते रहे, अमर सिंह भी इस इलाके के रहे हैं और इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव इलाका था। वहां पर एक नए ढंग से उनका कहना है कि भाई आप सबके लिए जो करने की कोशिश है
और यदि उसमें सफल होते हैं, जैसा संकेत मिलते हैं, तो मेरा मानना है कि इससे देश में एक ये विश्वास, जो सारे मीडिया, दुनिया भर के सर्वे, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो फेल होना बहुत जरूरी है, जो जाति के नाम पर देश दुनिया को बांट रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री के इस अभियान को मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा अभियान यही है कि जाति तोड़ो, जो स्वामी दयानंद ने कहा, जो बड़े गांधी ने कहा। लेकिन अब एक नया दौर भारत में चला है, जो जाति 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 जाति, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, पाकिस्तान जब बना था उस तरह की स्थितियां करने वाले जो लोग हैं, उसका जवाब एक ही होगा, यदि सचमुच में इनके अभियान की सफलता मिले, जो हर जगह वो कह रहे हैं, देश भर में कह रहे हैं, ये यादव, ये मुस्लिम, ये वोट बैंक, हमारी अगली चुनाव में ये भाषा न इस्तेमाल हो, मैं तो यही कामना करूंगा। चलिए, आप यही कामना करेंगे। प्रधानमंत्री क्या इसी तरीके से साध रहे हैं? अरविंद सर, प्रधानमंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर, हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था तब एनालिसिस या एक्सपर्ट्स ने इस बात पर बहुत बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाति के फैक्टर को तोड़कर रख दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे, वो जाति का फैक्टर ही भुनाने की कोशिश थी। क्या इस बार संभव होता दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री जोर भी पूर्वांचल में इसी पर देते दिख रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ पूर्वांचल की पॉलिटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, बनारस बड़ा सेंटर है। तो आजमगढ़ से जो मैसेज आएगा वो हर जगह जाएगा। और पिछली बार अगर बीजेपी ने आजमगढ़ जीता था तो उसका भी मैसेज बहुत साफ गया था सब जगह। लेकिन पिछली बार पुलवामा और बालाकोट मसला था, जिसने जाति धर्म को भुलवा दिया था, लोगों को उससे थोड़ा अलग सोचने को मजबूर किया था। इस बार मुझे लगता है वैसा कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें फिर जाति और इस किस्म का गठबंधन, और यादव गठबंधन, और वही नहीं है। आज प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उससे ये भी लग रहा है कि संविधान पर जो बात विपक्ष बार बार कह रहा है कि संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, और 400 पार अगर बीजेपी हुई तो संविधान बदल देगी, वो मैसेज कहीं ना कहीं दलितों में आरक्षण का लाभ लेने वाले समूहों को गया है। और उनकी ओर से भी ये बातें आने लगी हैं कि ये संभव है। और हम बीएसपी को गिरता हुआ देख रहे हैं कि बीएसपी की ताकत बहुत तेजी से गिरी। तो बीएसपी वाले समूह में अगर ये मैसेज जाए कि बाबा साहब का बनाया हुआ खतरे में है, तो प्रधानमंत्री का चिंतित होना या उस मसले पे अपनी सफाई देना और अपनी ओर से श्योर करना समाज के समूह को, ये बहुत ही होशियार पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और मुझे लगता है कि अभी वो जो बोल रहे थे उसमें इन तीनों चीज़ों का मिश्रण है। प्रधानमंत्री सबसे कुशल कैंपेनर हैं, तो कोई डाउट नहीं है। और एक तरह से आजमगढ़ विपक्षी ठिकाना है, उनका ठिकाना नहीं, उनका ठिकाना उनका अखाड़ा बनारस। लेकिन उस अखाड़े में भी जाके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनकी पॉलिटिक्स को, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी हमले हैं उसको संभालने में मदद करेगा। तो ये उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ठीक है सर। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ, डॉक्टर परमवीर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए, डॉक्टर परमवीर मेरे साथ नहीं है, मुझे अभी अभी जानकारी मिली। मैं आलोक सर आपका ही रुख इस वक्त कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बातें कह रहे हैं, जहां पर जाति फैक्टर को तोड़ने की बात वो कह रहे हैं, अभी अरविंद जी ने कहा था कि पिछले चुनाव में पुलवामा फैक्टर एक बड़ा था जिसने जाति धर्म को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय वोटर अभी भी जाति और धर्म के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया है? वो तमाम विकास की बातें की जाए या भविष्य बेहतर दिखाया जाए, वो आखिर में आकर इन्हीं जाति और धर्म के दायरे में कैद होकर वोट देता है। और प्रधानमंत्री अगर ये समझे हैं, लिहाजा इसीलिए उनकी भाषा जाति धर्म पर आकर केंद्रित हो रही है, यहाँ पर माई समीकरण को तोड़ने की बात पर। देखिए राजीव जी, आपसे बात करते हुए अरविंद जी की बात सुनते हुए मुझे हंसी इसलिए आई कि 1980 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई, और तब मैं रिपोर्टिंग भी उसके पहले 77 में भी मैंने किया था। तो लोग कहने लगे इमरजेंसी अच्छी थी भाई, इससे तो अच्छा था ये सारा जो सिर फुटबॉल हो रहा है। बड़े पैमाने पर मिसेस गांधी आई, और मिसेस गांधी भी जातिवादी को तोड़ करके ही उन्होंने कुछ कोशिश की थी। बाद में तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं नरसिंह राव के समय से
अरे आपका सवाल का जवाब तो अमित शाह जी ने दे दिया, आपने उनसे ही बुलवा दिया, तो मैं क्या करूं? देखिए मैं चाहूंगा आप दोनों के पास एक बड़ा विशाल अनुभव है, आप अपने अनुभव से जोड़ते हुए जवाब पूरा करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने जो कहा, मेरा भी मानना है कि देखिए, आपने सवाल किया कि क्या बालाकोट हो, सियालकोट हो, फलाना हो। देखिए, बॉर्डर के इसे थोड़ा सा राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद, तो उसके लिए कोई बीजेपी तो शुरू से ही लाठी प्रशिक्षण के साथ शुरू होती है। महिलाओं का भी उन्होंने बाकायदा कि भाई उनको प्रशिक्षण होना चाहिए, जरूरत होगी। असल में ये जो सारी योजनाएं हैं, उसके पीछे महिलाओं को जो आगे लाने का प्रयास है, उससे जीत मिलेगी। ये कोई बॉर्डर पर संकट आ गया, मैंने अभी जो आपसे कह रहा था 1980 का चुनाव, कोई बॉर्डर पर संकट था जो मिसेस गांधी जीती क्या? उसके बाद 71 का चुनाव, लड़ाई से पहले भी जो चुनाव हुए, मिसेस गांधी जब जीती थी, किसके आधार पर जीती थी? भारी बहुमत आया, उसके बाद उनको लड़ने में भी ताकत हुई, बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, बहुत सारा काम हुआ। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये सब हमारे अपने बनाए हुए, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा मीडिया का विस्तार हुआ है, जिससे हम सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। लेकिन ये कि उसका फायदा राजनीतिक दलों के लिए जब सोचे तो उसका गहराई से आकलन करना होता है। महिलाओं का वोट इस बार क्रांतिकारी यदि कोई कदम होगा बीजेपी को जिताने हराने का, वो जो 33% जब लागू होगा 29 में, तब तो होगा ही। इसी चुनाव में सबके मुंह बंद हो जाएंगे कि महिलाओं ने सारे उनको हरा दिया। मेरा ऐसा मानना है, दक्षिण से लेके उत्तर तक, मैं नहीं कहूँगा बहुमत बीजेपी को आएगा, लेकिन महिलाओं का वोट ही, चाहे ममता जी को मिल रहा है, मैं अभी भी कहूंगा बीजेपी के दावे के बाद भी, ठीक है बीजेपी थोड़ी सीटें बढ़ा लेगी, लेकिन ममता दीदी के लिए भी जो है लगाव, महिला के नाते भी, या उन्होंने जो काम किया है, या कहीं पर कविता यदि जेल में है, लेकिन हो सकता है उनके कुछ इलाकों में भी महिला के नाते वो रही है सांसद। आज वो गलती कर दी, अपराध कर दिया लालू यादव की तरह, वो भी जेल चली गई, लेकिन उसके बाद भी क्या संभव नहीं है कि उनके लिए, उनके नाम पर उनके पिता को चाहे न मिले, उनके भाई को मुख्यमंत्री वो नहीं बना पाए पिता भी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निर्णायक भूमिका, एक लाइन और जोड़ूंगा, अभी मधुबनी में चूंकि चर्चा कर रहे थे, मैं मधुबनी सालों पहले भी गया हूँ, और इसलिए कह सकता हूँ कि वहां जैसे कितनी मुश्किल होती थी, मधुबनी की पेंटिंग आपने देखी होगी दिल्ली में बड़े बड़े उसमें, उसी तरह से वहां की बनी हुई साड़ियां जो मधुबनी पेंटिंग से बनती थी, जो 1011 की थी, पिछली बार यहाँ पर हमने कहीं देखा 12,000 15,000 रुपए में, उसकी क्वालिटी अलग है, 1200-1500 वाली भी मिलती है, लेकिन 15,000 में मधुबनी की पेंटिंग बनाई हुई साड़ियां जब मिलती हैं दिल्ली, मुंबई और अमेरिका और लंदन में, वो उसका परिणाम होगा चुनाव का। चुनाव का परिणाम न यादव से होगा, न ब्राह्मण से होगा, न राजपूत से होगा, न मुस्लिम से होगा। चलिए, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है और मैं आप दोनों से ही इस सवाल को पूछूंगा। पहले मैं अरविंद सर आपके सामने इस सवाल को रखता हूं। चुनाव कई फेजेस में जब होता है तो चुनाव के शुरू से संबोधन, मुद्दे और बीच में और आगे अंत, आखिरी फेज तक आते आते जो संबोधन है वो बहुत कुछ बताता है कि क्या राजनीतिक दलों के दिमाग में चल रहा है। प्रधानमंत्री का बयान 400 पार चलता रहा। प्रधानमंत्री तुष्टीकरण पर हैं, तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कई समीकरणों की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष जो अब तक कह रहा था शुरू के चरणों में कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसके फेवर में है, वो अब संविधान लेकर घूमना शुरू हो गए हैं, संविधान की दुहाई देनी शुरू कर दी गई है। क्या दोनों ही वोटिंग पैटर्न को देखते हुए कहीं घबरा गए हैं कि उन्होंने मुद्दे बदल लिए हैं? अरविंद जी पहले आप। घबराहट भी एक वजह होती है, लेकिन नेता लोग बहुत सारे मुद्दे उछालते हैं, हवा में छोड़ते हैं उन चीज़ों को, उस पर लोगों का रिस्पांस कैसा आता है सभा में भी दिख जाता है, वोटिंग के बारे में भी खबर आने लगती है कि किस किस्म से वोटिंग, तो उस रिस्पांस को अपने हिसाब से लेके फिर वो आगे बढ़ते हैं। कई बार इलाके बदलने से होता है। अभी अमित शाह बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री बोल रहे थे, दोनों यादव कंस्टिट्यूंसी है और दोनों जगह बीजेपी ने भी यादव कैंडिडेट दी। ऐसा नहीं है कि मधुबनी में गैर यादव दे दिया, वहाँ भी यादव, अशोक यादव दिया है, यहाँ भी निरहुआ को टिकट दिया है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हैं, लेकिन तब भी मुद्दे अपने अपने हिसाब से अदल बदल होता रहता है। कई बार घबराहट का आप मान सकते हैं, या कई बार सफलता मिलती दिखाई देगी तो फिर उसी तरफ ध्यान मुड़ता जाता है। मैं वहीं पर ला रहा हूं आपको कि सफलता मिलती है तो मुद्दे बदलने की आवश्यकता क्या है? अगर मुद्दे बदल रहे हैं तो घबराहट है, इसका मतलब नहीं। अब जैसे यूपी चुनाव पिछला आप याद करिए, उत्तर प्रदेश चुनाव,
बीच कोरोना में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और काफ़ी मुश्किलें उस सब समय आई और हम सब लोग मान रहे थे कि हिंदू मुसलमान होगा क्योंकि उसी के लिए सब कुछ की तैयारी। लेकिन चुनाव बीतते बीतते ये बहुत साफ हो गया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है और योगी जी का रिकॉर्ड उस सवाल पे, और यादव राज वापस आ जाएगा तो फिर गुंडा राज आ जाएगा। तो वो मुद्दा धीरे 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 जोर पकड़ता गया और फिर बड़े मजे से बीजेपी वहां जीत गई। राम मंदिर और शिलान्यास वो सब मसला नहीं रहा। तो इसके इशू बदलते हैं, लोगों में क्या पसंद आ रहा है, किस तरफ चीजें जा रही हैं, वो भी है। और जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे फिर लीडर, उनका चेहरा बदलने लगता है नेताओं का। मुद्दे ही ठीक नहीं बदलते हैं, उनका चेहरा बदलने लगता है। ठीक है सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की बात कर ले, जहां पर चुनावी रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बोला कि पहले के आजमगढ़ में और आज के आजमगढ़ में जमीन आसमान का अंतर है। आज आजमगढ़ अपराधियों से मुक्त हो गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर जोर दिया। किसी भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। तो आजमगढ़ के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये आजमगढ़ बदल चुका है। ये वो आजमगढ़ नहीं है जहां पर हर किसी आतंकवादी घटना या अपराधियों का जुड़ाव पहले सामने निकाला जाता था या निकलता था। आलोक सर मेरे साथ जुड़े हुए। आलोक सर, सवाल आपसे भी वही, माई समीकरण की बात आजमगढ़ में हो रही है, प्रधानमंत्री तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। पहले 400 की बात पर ज्यादा जोर होता था। वहीं पर शुरू में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह तक कह दिया था कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो बीजेपी इतनी सीटों पर सिमट जाएगी। अब वो संविधान लेकर घूम रहे हैं, अब तमाम चीजें, मुद्दे बदल रहे हैं। घबराहट दोनों तरफ है क्या? देखिए, यहाँ जहां तक मैं समझता हूँ, ये रणनीति पहले भी ऐसा होता था, इंदिरा गांधी के काल में भी, जब श्रीकांत वर्मा मान लीजिए नारे बनाते थे, उस तरह का सत्ता के दलालों को हटाओ, राजीव गांधी के समय बनाया गया था, तो चुनाव में उससे भी उसका लाभ लेने की कोशिश हुई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भी एक समय में काफी कुछ किया, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, जो आपको याद होगा। इसलिए ये मुद्दे कुछ तो बड़े नेता जो है, मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे, वो एक लॉन्ग टर्म में अपना पूरा एजेंडा बना के रखते हैं किस इलाके में। यदि देखिए आप, हम जाएंगे तो बिहार में हम मधुबनी पेंटिंग पर बात कर रहे थे ना अभी यदि आप केरल जाएंगे तो हम केरल में दूसरे ढंग साक्षरता पर, चर्च पर, वहाँ की कितनी ज्यादा प्रगति हो गई, वहाँ के लोग कैसे बाहर काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो ये एजेंडा बदल, हम लोग चूंकि मीडिया में हेडलाइन हम नया चीज ढूंढते हैं कि यहाँ क्या बोले, अच्छा यहाँ तो बदल दिया, क्योंकि उनका ये 1 घंटे का भाषण है, 45 मिनट का है, तो उसमें से हम लोग, मैं इसको सरल इसलिए कर रहा हूँ कि दर्शकों को न लगे कि बदल रहे, लोग कहते रहते हैं कि बदल दिया। आज वो 400 पार, आज अमित शाह नहीं, कल प्रधानमंत्री ने 4 इंटरव्यू दिए, चारों में 400 पार बोला है, लेकिन अब कह रहे देखिए उन्होंने हटा दिया, अब तो डर गए, अब तो उनको नहीं बोलना चाहते। भाई कभी वो बोलेंगे, जब मैं कई बातें बोलता हूँ मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि मैं कल क्या बोला हूँ। जरूरी नहीं कि मैं उसी बात को रिपीट करूँ, आपने कल क्या कहा था आज फिर हो सकता है मैं कह दूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडा पहले से कुछ दूसरा, एक मैनेजमेंट भी है। देखिए, बहुत बड़ी टीम रणनीतिकार की दोनों पार्टी में, राहुल गांधी करें, उनका तो सब पूरा ज्यादा उसी पर है, उनके पास संगठन नहीं है। यहाँ पर हजारों लोगों से मंगा करके, पार्टी के लोगों से इस इलाके में कितनी बातें कही जाए,
फिर प्रधानमंत्री रात को बैठ करके भी उसके बारे में अमित शाह जी जो हैं, आज किसको ज्यादा हाईलाइट, यहाँ आए हैं तो क्या करना है, जब उसका होगा तो निश्चित रूप से हमें आपके लिए खबर बनती है, हमें चलाने को भी मिलता है और कुछ चर्चा करने को मिलता है। साहब आज बदल दिया, अब तो यहाँ घबरा गए, वहाँ बंबई गए तो वहाँ भी बम फट सकता था, वहाँ गए तो वहाँ ऐसा हो सकता था, श्रीनगर कैसे आज अमित शाह कैसे कश्मीर चले गए बीच का मैदान छोड़ करके, यहाँ से क्या हो गया, कश्मीर में कुछ होने वाला है क्या। तो ये सब हम अटकलबाजी करें, थोड़ा दर्शकों को भी मनोरंजन भी होता है, कुछ ज्ञान भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत खास करके मोदी जी जब से वो राजनीति में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनकी रणनीति 10-10 साल की है। कश्मीर की नीति में कई बार बता चुका हूं, अमित शाह जी गुजरात में रहते हुए वो कश्मीर पर 7 साल से काम कर रहे थे। मोदी जी कश्मीर पर जब मुख्यमंत्री में थे गए थे, तब कश्मीर में बस से घूमे हैं बहुत। इस तरह की योजना का फायदा आपको एजेंडा बनाने में सुविधा देता है। उस समय यदि मैं बिहार गया हूँ, मैं यदि मध्य प्रदेश गया हूँ, मैं कर्नाटक गया हूँ, तो मैं उसी तरह से बात करने में मुझे आसानी है। दूसरे लोग जो नहीं गए हूँ, मैं चीन गया हूँ तो मैं चीन के बारे में ज्यादा बात कर पाता हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ तो मैं वहां के बारे में बात कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक लाभ अनुभव का उनको भी मिल रहा है। हम उसके कई उसके नेचुरली डेमोक्रेसी में आप सब कुछ अपन लोग अलग अलग, राजीव जी कह सकते हैं अरे आप किताब में पढ़ के बता रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अपने आप अनुभव का भी फायदा तो मिलता है इन लोगों को। और दोनों पार्टी, वहां भी सोनिया गांधी बहुत अनुभवी है, उन्होंने 85 में चुप गूंगी गुड़िया, उनको असली गूंगी गुड़िया वो थी। मैं 1-1 घंटे राजीव गांधी का इंटरव्यू किया, वो एक शब्द भी बोलती नहीं थी, चाय भी के बारे में भी चाय शब्द भी नहीं बोलेंगे, ऐसा लगे जैसे मूर्ति साथ में बैठी हुई है, खाली 2 ही लोग बैठे हैं। तो वो गूंगी गुड़िया थी। उन्होंने कितना ग्रहण किया, इंदिरा गांधी से ग्रहण किया, राजीव से ग्रहण किया, वीपी सिंह से ग्रहण किया, गुजराल से ग्रहण किया और कुछ मोदी जी और अटल जी से भी ग्रहण किया। आज जो अपने बच्चों को थोड़ा, लेकिन बच्चा मानता कहाँ है, राहुल गांधी उस अनुभव का फायदा नहीं उठा रहा है। असली समस्या ये है। नहीं, इतनी बड़ी लेगेसी अगर साथ में है तो आपको बैठे बिठाए वो पैंतरे समझ में आ जाते हैं जो राजनीति की इतनी ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर, राहुल गांधी ने क्या उससे ग्रहण किया क्या नहीं ग्रहण किया, इस पर मैं कमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन अरविंद सर, आपसे भी इसी सवाल में मैं जोड़ना चाहूँगा, क्या जैसे कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, क्या इसमें मैं चुनाव जोड़कर कह सकता हूं, जिस तरीके से राजनेता मुद्दों में किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, किसी भी हद तक का थ्रेट या डर जनता के सामने केवल वोट उसके पास आ जाए वो रख देते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, पॉलिटिक्स इतनी छोटी चीज़ नहीं है। और पॉलिटिक्स में हम आप जैसे करियर अपना देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इससे इतर जो उनको दिलचस्पी होगी वही पॉलिटिक्स में जाते हैं। अभी लाख पॉलिटिक्स की गिरावट हुई हो तब भी आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द जो पॉलिटिशियन है वो हर सोशल मौके पे बाहर निकलता है और बाहर निकल के अपनी भूमिका निकालता है। तो इसलिए वो बहुत जवाबदेही का काम है, उसमें कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए वहाँ नैतिकता की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और अगर वहाँ गिरावट होती है तो वो पूरे समाज के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उस आदमी को इसीलिए सारी दुनिया में ये बयान चलता रहा है कि वो सब जायज है वार, और लेकिन हम तो गांधी वाले हैं। गांधी के देश में नैतिकता पॉलिटिक्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है और गांधी ने उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश। तो अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि हर कंसर्न आदमी को, जिसको बात ये समझ, आपने मॉरल वैल्यूज का जिक्र कर दिया। मुझे लगता है ये मॉरल वैल्यूज के बारे में बहुत समझने की जरूरत है, खासतौर पर कहाँ लागू होती है और किन कंडीशंस के साथ लागू होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम बात सीएम अरविंद केजरीवाल की करने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। उन पर अमित शाह ने वार किया है। केजरीवाल की जमानत रूटीन जजमेंट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को मिला है स्पेशल ट्रीटमेंट। केजरीवाल की जमानत पर विचार करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को इस दौरान स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और उनकी जमानत पर विचार किए जाने की बात भी कही गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। केजरीवाल की जमानत कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जोर दिया। केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केजरीवाल को कोर्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है।
अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर से केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। मेरे दोनों खास वरिष्ठ मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मैं टॉपिक को अब थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं और इसमें मैं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को यहां पर जोड़ देना चाहता हूं। मॉरल वैल्यूज की बात अरविंद जी ने की थी। मैंने ये भी कहा था कि मॉरल वैल्यूज के बारे में शायद मुझे भी समझना होगा कि किन कंडीशंस में ये लागू होती है और कब नहीं लागू होती। आलोक सर, अरविंद केजरीवाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो बात कही है कि रूटीन जजमेंट नहीं है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको हम किस तरीके से समझे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये अंतरिम जमानत है। पहली बात तो ये है क्योंकि उसको प्रचारित ऐसा किया गया जो जमानत मिल गई और मामला खत्म। अभी तो मामला बहुत चलेगा जब भी जिस तरह के चलते हैं, और स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए कहेंगे कि उस तरह से फिर दूसरे भी नेता, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे कविता हो या खुद मनीष सिसोदिया हो, उनको भी तत्काल उसी तरह से राहत मिलने की आशा की जाती थी, या वो लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि केजरीवाल जी को मिलेगी, अगले दिन हमें भी मिल जाएगी। तो ये केस को कैसे रखा गया, मैं जजेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई अपनी पैरवी से किस तरह से इम्प्रेस किया जुडिशरी को कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिल्ली का मुख्यमंत्री जयप्रकाश नारायण नहीं थे, समय भी कई लोग छोड़े गए थे जिनको अस्पताल जाना है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल घर में पिटाई करा रहे हैं अपने सांसद की, जो उन पर आरोप आया है। अभी वहाँ महिला आयोग खुद पहुंची है, पता नहीं अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ रही होगी, पुलिस गई है, लेकिन असली में महिला आयोग, हमारे पहले अपने अबुल जी जब थे तो ये कहना शायद वो भूल गए थे कि महिला आयोग वहाँ पहुंचा है। वहाँ पुलिस अपने आप नहीं गई है क्योंकि वो एक कानूनी मामला है। लेकिन जितना गंभीर 48 जो घंटे हो गए, 3 दिन होने आए, अभी तक केजरीवाल जी ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोला। नैतिकता तो ये है कि आप कहो कि नहीं मैं बेगुनाह हूँ, ये कौन आरोप लगा रहा है, बताइए उसको मेरे सामने। मेरे पास कोई आरोप लगाएगा, राजीव जी आप पर कोई लगाएगा तो आप कहेंगे लाइए सामने। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं और बातचीत को पूरा भी करूंगा, क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, उन्होंने तक पीए के बारे में बोला था, कहा था कि मुख्यमंत्री ने एक्शन लेने की बात कही है। आज पीए लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ हैं, बहुत समझेंगे इस पर और नैतिकता को भी समझेंगे, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा 0। यह है मोदी की